हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट। गाइस, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था सेक्शन 15 से लेकर 20 तक हमने सीपीसी का कवर कर लिया था, जिसमें हमने बात करी थी प्लेस ऑफ स्विंग कि कैसे प्लेस ऑफ स्विंग कौन सी जगह जुरिडिक्शन पे हम सूट फाइल करेंगे। राइट गाइस, जिसमें हमने सेक्शन 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20 के बारे में पढ़ा था। I mean, 15 में it has to be started from the lowest grade and then 16 में हमने पढ़ा था सब्जेक्ट मैटर को लेकर and then 17 जहाँ पर हमने पढ़ा था in the matters of the different jurisdiction को लेकर कि अगर jurisdiction different आ रहा है कोर्ट का। then 18 में हमने पढ़ा था uncertainty को लेकर। 19 में हमने पढ़ा था कंपनसेशन के मामले में जहाँ पे रॉन्ग जो है वो इन द सेंस ऑफ थॉट्स में अगर कमिट होता है। एंड देन 20 जो कि हमने एक रेसिडरी सेक्शन हमने पढ़ा था। अब हमने वहां ये सारी चीजें तो पढ़ी थी कि भाई कहाँ प्लेस ऑफ स्विंग होगा, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्शंस कैसे रेज होंगे और कब कब ऑब्जेक्शन लगाए जा सकते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्शन है या कोई पार्टी उससे हमें चाहती है कि मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए या विड्रॉल किया जाए तो उससे संबंधित सेक्शन 21 से 25 तक हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 21 टू 25। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम 21 में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्शन को लेकर। तो सेक्शन 21 में that it says that no objection as to the place of suing will be allowed। इस संबंध में प्लेस ऑफ सुइंग का मामला के बनता है या नहीं बनता है, दूसरी पार्टी जब ऑब्जेक्ट लगाती है यानी डिफेंडेंट जब ऑब्जेक्ट लगाता है, क्या वो अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा, तो उससे संबंधित है सेक्शन 21। It says that the no objection as to place of suing will be allowed by the appellate or revisional court unless the following three condition are satisfied। बेसिकली जब हम किसी कोर्ट में गए थे, हमने सूट जब फाइल किया, प्लेंटिफ ने जो सूट फाइल किया है, तो अगर ज्यूरिशन बनता है या नहीं बनता है, ऑफ कोर्स की बात है जब नहीं बनता है तो डिफेंडेंट को उस वक्त बोलना चाहिए। ठीक है, बट बाद में वो एपेलेट या रिविजनल कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकता अगर जो पहले लगा सकता था उसने नहीं लगाया। ओके गाइस, तो सेक्शन 21 से संबंधित है, अगर तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं देन आई मीन जो उसका जो बाद में ऑब्जेक्शन होगा इन द मैटर ऑफ द जुरिडिक्शन। जुरिडिक्शन का भी हम बाद में करेंगे कि किन किन मामलों में जुरिडिक्शन की सेक्शन 21 बात करता है। इट इज डीलिंग विद द प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर, ठीक है, पैक्यूनरी जुरिडिक्शन को लेकर एंड इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन एज वेल। तो ये तीन चीजों के बारे में बात करता है सेक्शन 21। प्लेस ऑफ सुइंग, बाद में डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करता है, मामला चल जाता है, डिग्री आ रही है और बाद में कह रहा है कि नहीं एपेलेट स्टेज पे या रिविजनल कोर्ट के सामने कि भाई जुरिक्शन तो था ही नहीं जो कोर्ट डिसाइड कर रही थी। तो दैट इज इन द सेंस ऑफ द प्लेस ऑफ सुइंग एंड द पेक्यूनियर जुरिक्शन। तो कोर्ट मामले को नहीं सुनेगी उसके ऑब्जेक्शन को, लेकिन first of all these three conditions has to be complied with and it must coexist। first of all objection was taken in the court of first instance, ठीक है, एंड इट वॉज टेकन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। तो कानून ये कहता है कि अगर आपने अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लगाया तो बहुत बेस्ट है, नहीं लगाया तो फिर आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। एंड इन द केस वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड, जब इशू सेटल किए जा रहे होंगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जब सेटल किए जा रहे हैं तब आपको लगाना चाहिए था, या बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू, इस कंडीशन से पहले होना चाहिए था, स्टेज से पहले, तो आपकी बात सुनी जाएगी। मामला आगे चल रहा है, आपको पता है यू जस्ट बीइंग अ डिफेंडेंट वेटिंग कि नहीं एक काम करता हूँ मामला मेरे फेवर में आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो मैं ऑब्जेक्शन बाद में लगा दूंगा, तो ऐसा नहीं चलता है। एंड देयर हैज बीन अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर उस ऑब्जेक्शन को बाद में भी रेज किया जा सकता है, अगर उसके ना रेज करने की वजह से अन्याय हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो। ठीक है गाइस, और सेक्शन 21 आल्सो अप्लाई इन द केस ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में भी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट कर दे तो ठीक है, नहीं करता तो बाद में वो नहीं किया जाएगा, प्रिक्लूड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ही कैन नॉट इनिशिएट, आई मीन बार बार ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा बाद में। ठीक है, सेक्शन 21 के बेरेट क्या कहता है उसको समझते हैं। देखिए सेक्शन 21 में बात की गई ऑब्जेक्शन टू द जुरिडिक्शन को लेकर। ठीक है गाइस, हम ऑलरेडी प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बात कर चुके हैं सेक्शन 15 से लेकर 20 तक। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे ऑब्जेक्शन जो 21 में हम समझ रहे हैं, लेकिन बेरेट्स के लैंग्वेज को देखते हैं। नाउ नो ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग, यानी मैंने ऑलरेडी अभी बताया आपको प्लेस ऑफ सुइंग के लिए भी, ना ही पैक्यूनियर ज्यूरिडिक्शन के लिए, ना ही एग्जीक्यूशन के लिए बाद में किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन
एपेलेट स्टेज पे या रिविजनल कोर्ट में नहीं लगेगा। ठीक है, तो नो ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग शैल बी अलाउड बाय द किसमें एपेलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट unless such objection was taken in the court of the first instance at the earliest opportunity। शुरू में ही उसको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था डिफेंडेंट को एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे, उसने नहीं किया तो एपलेट और रिविजनल कोर्ट नहीं सुनेगी उसके बाद। एंड इन ऑल द केसेस वेयर द इश्यूज आर सेटल्ड, जब जब टाइम था इश्यूज फ्रेम हो रहे थे तब वो कर सकता था या उससे पहले। ठीक है, एंड अनलेस देयर हैज बीन अ, लेकिन हाँ अगर कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होगा, अगर इसको अब नहीं सुना गया एपिलेट और रिविजनल सिचुएशन में स्टेज पे, तो कोर्ट ऑब्जेक्शन को सुन लेगी प्लेस ऑफ सुइंग को, अदरवाइज नहीं सुनेगी। नाउ फर्स्ट वन था 20 का वन प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर, एंड इफ वी टॉकिंग अबाउट द 21(2) दैट इज डीलिंग विद नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द कोर्ट। अब बाद में वो कह रहा है एपिलेट और रिविजनल कोर्ट के सामने कि जनाब 2 साल से जो हमारी प्रोसीडिंग चल रही है वो कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, क्योंकि उस कोर्ट के पास पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन नहीं है। अरे पहले बोलना चाहिए था, वही कोर्ट रुक जाती। ठीक है, अब तो मामला आगे चल रहा है और रिविजनल और एपलेट के स्टेज पे कह रहा है तो कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन as to the competency of the court with reference to the pecuniary limits of its jurisdiction shall not be allowed। ठीक है, अलाउ नहीं किया जाएगा in any appellate or revisional court, नहीं अलाउ करेगी अनलेस ऑब्जेक्शन वाज टेकन इन दी, अगर पहले उसने लिया तो चल जाता, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उसे करना चाहिए था। एंड इन ऑल द केसेस वेयर इश्यूज आर सेटल्ड, या वही सेम चीज है। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज से पहले होना चाहिए था या एट दैट उस वक्त जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो रहे थे। एंड अनलेस, लेकिन वही अगेन द सेम थिंग, इफ देयर इज अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द जस्टिस हो जाएगा तो कोर्ट उसकी बात सुन लेगी। एंड द थर्ड वन इज नो ऑब्जेक्शन एज टू द कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। ऐसे ही एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जब एग्जीक्यूटिंग की तरफ जा रही है, डिक्री को एग्जीक्यूट कराने जा रही है, ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा रही है विद रेफरेंस टू लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन, तो कई बार कोर्ट अपनी ही डिक्री को किसी और कोर्ट से एग्जीक्यूट करवाती है। तो अगर वो एग्जीक्यूशन के लिए किसी और कोर्ट को भेजा गया है मामला, तो ऑब्जेक्शन उसे लगाना था तो लगाना पहले ही चाहिए था, अब उसमें वो अलाउ नहीं किया जाएगा एपेलेट और रिविजनल कोर्ट की तरह ही। ठीक है, अनलेस सच ऑब्जेक्शन वाज टेकन, अगर उसने पहली एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में लगा दिया जाना चाहिए था अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी पे, लेकिन हाँ अगर उससे भी अन्याय हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्शन को नहीं सुना गया, तो कोर्ट तो सुन लेगी। ओके गाइस, तो तीन ऐसे कहने का मतलब है ऑब्जेक्शन किन किन ग्राउंड्स पे लगाए जा सकते हैं, प्लेस ऑफ सुइंग एंड द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट रिलेटेड विद द पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, प्लेस ऑफ सुइंग डीलिंग विद द टेरिटोरियल, and the place of the competency of the court in the matter of the pecuniary jurisdiction and the execution के भी मामले में भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया जाएगा, अगर पहले अपॉर्चुनिटी थी उसने नहीं लगाया तो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे लगाना चाहिए था। लेकिन इन तीनों का जो एक्सेप्शन है, अगर उसके साथ अन्याय होगा और उसकी बात नहीं सुनी गई तो डेफिनेटली कोर्ट ऑब्जेक्शन को सुन लेगी। ओके गाइस, लेट्स प्रोसीड फर्दर। केस का नाम है किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। ये जो पॉलिसी है सेक्शन 21 जो बनाया गया है हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ किरण सिंह। इसमें कहा व्हेन अ केस हैज बीन ट्राइड बाय द कोर्ट ऑन द मेरिट, मेरिट पे डिसाइड हुआ है, एंड द जजमेंट रेंडर इट शुड नॉट बी लायबल टू बी रिवर्स्ड प्योरली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। अब बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जुडिशन था या नहीं था, भाई तुमने ऑब्जेक्शन लेना, डिफेंडेंट को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था उसने नहीं लिया, मेरिट में डिसाइड हो गया, तो अब तो वैसे भी सूट भी बार्ड है, सूट भी बार्ड हो जाता 21A में, और एपलेट और रिविजनल कोर्ट में तो वैसे भी ऑब्जेक्शन अब नहीं लग पाएगा। ठीक है, यही इस केस में कहा गया अनलेस इट एज अ रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ जस्टिस, अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है डिफेंडेंट के साथ तो एपलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट तो सुन लेगी। एंड द पॉलिसी ऑफ द लेजिस्लेचर हैज बीन टू ट्रीट ऑब्जेक्शन टू बोथ टेरिटोरियल पेक्यूनियर जुरिडिक्शन की बात की गई है 21 में as technical and not open to the consideration by the appellate court unless there has been a prejudice on the merit। तो एक चीज और हमें समझ में आई किरण सिंह वाले केस में कि भाई अगर केस मेरिट पे डिसाइड हो रहा है या हो चुका है तो बार बार नहीं सुना जाएगा, ऑब्जेक्शन पहले लगाने चाहिए थे ना, नहीं लगाए। ठीक है, ज्यूरिडिक्शन को लेके कोई इशू आया था डिफेंडेंट को, उसको रेस करना चाहिए था, उसने नहीं किया, और केस डिसाइड हो रहा है मेरिट्स पे, जजमेंट आ रही है, अब कह रहा है भाई एपलेट स्टेज पे कि भाई वो गलत था जजमेंट, तो क्यों सुनेगी कोर्ट। ठीक है, बट हाँ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस होगा तो बिल्कुल सुन लेगी।
अब केस है पथुम्मा वर्सेस कुंतलन कुट्टी. It was held in this case that the section 21 does not preclude objection. Objection को नहीं रोकता है पहली चीज. As to the place of suing आप लगा सकते हैं being taken in the appellate court if the trial court has not decided the suit on the merit. अगर merit पे suit decide नहीं हुआ है, merit means दोनों पक्षों को सुनकर, आर्गुमेंट सुनकर, एडवोकेट्स के सारी चीजें जानकर, कोर्ट अपना ओपिनियन लगाकर, एविडेंस लेने के बाद जब डिसीजन पे पहुंचती है तो उसको मैरिट बोलते हैं. एविडेंस थ्रेशोल्ड पे ही अगर वो रिजेक्ट हो रहा है या कोर्ट ने सुना लेकिन मैरिट पे डिसाइड नहीं हुआ है तो डेफिनेटली ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन को लगाने से सिर्फ एक ही कंडीशन में रोक रहा है कि भाई जब आप पहले लगा सकते हो तो क्यों नहीं लगाया. ठीक है, गाइस आगे चलते हैं. देन वी हैव 21A. 21A तो सीधा बार लगा रहा है. बार किस पे लगा रहा है? ऑन द सूट टू सेट असाइड डिक्री. भाई एक डिक्री आ गई है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है. अब जो डिफेंडेंट है वो कह रहा है कि भाई इसको सेट असाइड करने के लिए एक सूट फाइल करता हूं मैं. ठीक है, सूट फाइल करना, तो इसी को बार कर दिया है, इसी को मना कर दिया भाई ये भी नहीं कर सकते आप. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सुइंग था उस मामले में. bar on the suit to set aside decree on objection as to the place of suing. तो ये कहता है no suit shall lie, सूट नहीं फाइल कर सकता डिफेंडेंट. challenging the validity of the decree pass in the former suit. former suit की डेफिनेशन यहाँ लिखी है एक्सप्लेनेशन में. pass in the former suit between the same parties, between the parties under whom they or any of them litigating under the same title. जरूरी नहीं है कि भाई डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट का बेटा आ जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है तो वो भी बार्ड है. जब एक बार सूट डिसाइड हो चुका है तो अब उसको सेट असाइड करने के लिए आप लगा रहे हो सूट. ठीक है, कह रहे हैं कि भाई वो प्लेस ऑफ सुइंग सही नहीं था, जुरिडिक्शन ठीक नहीं था. ऑन एनी ग्राउंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग. अरे जब मामला डिसाइड हो चुका है उसको आप सेट असाइड करने के लिए एक सूट फाइल कर रहे हैं इस आधार पे कि भाई प्रीवियस जो फॉर्मर सूट था उसका तो उसमें कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, प्लेस ऑफ सुइंग गलत था. तो ये कोर्ट अब मना कर दे कि बार कहता है सेक्शन 21A. एक्सप्लेनेशन फॉर्मर सूट क्या होता है इसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ. भाई फॉर्मर सूट होता है एक सूट स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2015 को, एक सूट स्टार्ट हुआ 1 अक्टूबर 2016 को, दो सूट स्टार्ट हो गए थे लेकिन ये अभी भी पेंडिंग है और ये ऑलरेडी डिसाइड जो 2015 में स्टार्ट हुआ अभी भी पेंडिंग है. 2016 वाला 1 अक्टूबर 2019 को ही डिसाइड हो गया तो इसको बोलेंगे फॉर्मर सूट, चाहे वो बाद में ही इंस्टीट्यूट क्यों ना हो. फॉर्मर सूट जो डिसाइड हो जाता है उसको फॉर्मर सूट बोलते हैं, पहले जो पहले डिसाइड हो जाएगा. द एक्सप्रेशन फॉर्मर सूट मींस अ सूट व्हिच हैज बीन डिसाइडेड प्रायर टू द डिसीजन द सूट इन विच द वैलिडिटी ऑफ द डिक्री इज क्वेश्चनड whether or not that the previous decided suit was instituted prior to the suit in with the validity of the sub degrees question. ठीक है गाइस, इसको तो सिंपल सी बात है, समझ ही गए होंगे आप. प्रायर सूट, फॉर्मर सूट क्या होता है? ठीक है, जो पहले डिसाइड होगा चाहे वो बाद में इंस्टीट्यूट हुआ हो. ठीक है गाइस, तो इस तरीके का बार है 21A में. चलिए आगे चलते हैं. नाउ देन हम बात करेंगे, अब हम काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेंगे 22 से लेकर 25 तक. 22 से 25 तक जो डील करते हैं वो ट्रांसफर ऑफ द सूट की बात करता है या विड्रॉवल ऑफ द सूट. ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलरली 22 एंड 23 की बात करा जाए तो ये डिफेंडेंट के राइट्स की बात करता है कि डिफेंडेंट को अधिकार है कि डिफेंडेंट जो है हमें ना उसके पास ऑप्शन है कि वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है हमें ट्रांसफर के लिए. जहाँ पे दो से ज्यादा जुरिडिक्शन है तो वो ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है. ठीक है गाइस, ये समझते हैं हम, यानी डिफेंडेंट की बात करता है. जबकि 24 एंड 25 में कोई भी पार्टी, एनी पार्टी, वेदर इट वुड बी अ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों में से कोई भी ट्रांसफर और विड्रॉल के लिए सेक्शन 24 में हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाता है और 25 में सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट. ठीक है गाइस, 25 में सुप्रीम कोर्ट, 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड रही बात 22 एंड 23, यहाँ पे डिफेंडेंट लगाता है कि मामले को ट्रांसफर कर दिया जाए. तो पावर टू ट्रांसफर सूट विच में बी इंस्टीट्यूटेड, जो एक या एक से ज्यादा कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, इंस्टीट्यूटेड इन द मोर देन वन कोर्ट.
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे डिफेंडेंट अपनी इनकन्वीनियंस नहीं चाहता, इसलिए वो एप्लीकेशन लगाता भाई इस मामले को यहाँ ना ट्राई किया जाए, वहां ट्राई कर दिया जाए। तो वेयर अ सूट में बी इंस्टीट्यूटेड इन एनी वन ऑफ द टू और मोर कोर्ट्स, कोर्ट एक्स है कोर्ट वाई है, अलग अलग जुरिडिक्शन में, लेकिन दोनों जगह इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। एंड इज इंस्टीट्यूटेड इन वन ऑफ द सच कोर्ट, मान के चलते हैं एक्स कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया लेकिन डिफेंडेंट यहाँ रहता है। ठीक है, any defendant after notice to the other party, defendant notice देगा किसको, other party को, plaintiff को, may at earliest opportunity, जितना जल्दी हो जाए, earliest opportunity, and in all the cases where the issues are settled, उससे पहले, issue at settle के सेट पे या before the settlement of the issues, apply to have the suit transferred to another court, डिफेंडेंट चाहता है कि भाई मामला एक्स कोर्ट में ना जाए, ये वाई कोर्ट में ही आ जाए। एंड द कोर्ट टू विच सच एप्लीकेशन इज मेड, अब जिसमें इसने एप्लीकेशन लगाई होगी वो एप्लीकेशन की बात हम सेक्शन 23 में करेंगे। ठीक है, जहां इसने एप्लीकेशन लगाई होगी वो कोर्ट आफ्टर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शन, अभी ऑब्जेक्शन क्यों लगा रहा है, क्या रीजनेबल ग्राउंड है, उन सारे आधारों को सुनने के बाद, आफ्टर कंसीडरिंग द ऑब्जेक्शन ऑफ अदर पार्टी, भाई ऑफ कोर्स ही बात है, प्लेंटिव ने जब सूट फाइल किया होगा तो प्लेंटिव भी तो ऑब्जेक्ट करेगा, नहीं जनाब यही ठीक है, बट डिफेंडेंट कह रहा नहीं ऑब्जेक्शन है। ठीक है, ये यहाँ स्टार्ट होना चाहिए था, एक्स कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था, वाई कोर्ट में आना चाहिए था। ठीक है, इफ एनी शैल डिटरमाइन, तो कोर्ट पहले उस बात को डिसाइड करेगी, इन विच ऑफ द सेवरल कोर्ट हैविंग जुरिडिक्शन द सूट शैल प्रोसीड, कहां प्रोसीड करेगा, यानी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, डिफेंडेंट के कहने से काम नहीं चलेगा, अपॉर्चुनिटी हैज टू बी गिवन टू द प्लेंटिफ, देन ओनली द कोर्ट डिसाइड द ऑब्जेक्शन, एंड उसके बाद प्रोसीड करेगी कि मामला कहां चलना चाहिए, जब एक से ज्यादा जुरिडिक्शन में मामला इंस्टीट्यूट किया गया है और डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन लगा रहा है। ओके गाइस, आगे चलते हैं, तो सेक्शन 23 जो इंपॉर्टेंट रहेगा इससे संबंधित है। नाउ 23 क्या कहता है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, ये इंपॉर्टेंट है, किस कोर्ट में डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाएगा। ठीक है, इस किस कोर्ट में डिफेंडेंट एप्लीकेशन लगाएगा ऑब्जेक्शन को लेकर, ट्रांसफर करवाने के लिए, नॉट ऑब्जेक्शन, इट इज फॉर द ट्रांसफर, कि भाई ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक्स कोर्ट में भी बन रहा है वैसे मामला और वाई में भी बन रहा है, तो आप वाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, अब पहली बात सुनते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट क्या कहता है इसका, द वेयर द सेवरल कोर्ट हैविंग द जुरिडिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम एपीलेट कोर्ट, एक एपीलेट कोर्ट है, इसके नीचे कई सारी कोर्ट आती है, सिविल जज साहब की यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी सिविल जज है। An application under section 22 shall be made to the appellate court, ठीक है, तो ये एक्स कोर्ट थी, ये वाई कोर्ट थी, सिविल जज साहब थे, दोनों सेम डेजिग्नेशन के थे, मामला यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया गया और वो डिफेंडेंट कहता है यहाँ किया जाना चाहिए था, तो इसकी जो एप्लीकेशन है फॉर द ट्रांसफर के एक्स कोर्ट में ना जाके यहाँ लगा दी जाए, तो जहां पे इन मामलों की अपीलेट कोर्ट होगी, ठीक है, अपीलेट कोर्ट, क्योंकि ऐसा होता है ना, कई सिविल जज की कोर्टों की अपील जो है वो एडीजे साहब के पास जाएगी, तो वो यहाँ पे अपीलेट कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा, कौन, डिफेंडेंट। ओके गाइस, आई होप फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। नाउ वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपीलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट, अब दिल्ली हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने आपको बताया था 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब इसमें जो प्लेंटिफ ने अपना सूट इंस्टीट्यूट किया है वो इंस्टीट्यूट किया है 30,000 में, और ये डिफेंडेंट चाहता है कि मामला ये तो कड़कड़ डूमा में भी चल सकता है, कर डूमा, उसने ऑब्जेक्शन लगाया कि भाई 30,000 में नहीं चलना चाहिए, वो चाहता है कि मामला 30,000 में नहीं कड़कड़ डूमा में आ जाए, दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है इस दोनों, कड़कड़ डूमा शादरा के पास है, 30,000 दिल्ली में, यू कैन से करोल बाग, ठीक है, सेंटर में आता है, तो उसने प्लेंटिफ ने तो सेंटर में लगा दिया सूट, बट ये यहाँ पे भी किया जा सकता था, और इसी बात का डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्ट ट्रांसफर चाहता है, वो डिफेंडेंट चाहता है कि भाई ये कड़कड़डूमा में आ जाए, ठीक है, बनता दोनों का जुरिडिक्शन है, तो अब वो इस बात को ट्रांसफर करवाना चाहता है कि मामला 30,000 से कड़कड़डूमा आ जाए, तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो है, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, अब अंडर द सबऑर्डिनेट किस में आ रही है, हाई कोर्ट्स के अंदर आ रही है, दिल्ली हाई कोर्ट, तो इसकी एप्लीकेशन जो होगी ट्रांसफर की, वे सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेटेड डिफरेंट एपलेट कोर्ट,
क्योंकि इसकी अपीलेट कोर्ट जो इन सिविल जज की जो अपील थी 30,000 में, जो सिविल जज साहब हैं उनकी तो अपील सिविल 30,000 में ही जाती, लेकिन और इधर भी अगर ये मामला इधर चलता तो इधर भी अपील 30 कड़कड़ डूमा में जाती। तो अलग अलग इनकी अपीलेट कोर्ट है। इसी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए कहा है वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट। ये था सेम का, गाइस याद रखना ये सेम एपलेट कोर्ट में जा रही है, ये है डिफरेंट। सिविल जज इन द 30,000, सिविल जज इन द कड़कड़डूमा, सिविल जज की अपील जाएगी 30,000 में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डीजे साहब के पास। ऐसे ही कड़कड़डूमा में अगर मामला चल रहा है तो उसकी अपील कड़कड़डूमा में एडीजे साहब या फिर क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगी। तो दोनों अलग अलग एपलेट कोर्ट में आ गए हैं, बट लेकिन हाई कोर्ट तो है दिल्ली का, दिल्ली हाई कोर्ट में आ रही है अल्टीमेटली। द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट, तो एप्लीकेशन जाएगी अब हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट एपलेट कोर्ट बट टू द सेम हाई कोर्ट, द एप्लीकेशन शैल बी मेड टू द सेड हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में जाएगी फिर। ठीक है गाइस, अब आगे चलते हैं, बात करते हैं लास्ट वाला, वेयर सच कोर्ट आर सबऑर्डिनेट टू डिफरेंट हाई कोर्ट। एक हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट और एक हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आएगा वहां पर। यानी एक मामला हो गया आपका 30,000 का और एक जुरिडिक्शन बन रहा था दैट इज ऑफ नोएडा मान लेते, ठीक है, क्योंकि नोएडा तो यूपी में आता है तो उसका हाई कोर्ट कौन सा होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट। Now, where the court are subordinate to different high court, the application shall be made to the high court within the local limit of whose jurisdiction the court in which this suit is brought, जहां पे सूट लाया गया था, तो पहले यहाँ लिया गया तो यहीं के हाई कोर्ट में यानी दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की एप्लीकेशन जाएगी फॉर द ट्रांसफर। डिफेंडेंट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएगा, वो दिल्ली हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएगा कि जनाब इस मामले को ट्रांसफर किया जाए नोएडा में। ओके गाइस, नोएडा में ट्रांसफर किया जाए। ठीक है, कि भाई दिल्ली हाई कोर्ट से जो बेटर नोएडा के अंदर प्रॉपर्टी सिचुएट कर रही है, ऑब्जेक्शन उसने लगाया कि भाई ट्रांसफर यहाँ कर देना चाहिए, यहाँ जल्दी मैटर सॉल्व होगा। इट कुड बी एनी रीजन। ठीक है, और वो हम पढ़ेंगे भी, हम सेक्शन 24 और 25 में पढ़ेंगे ट्रांसफर एंड विड्रॉवल की बात। पहले हमने समझा एप्लीकेशन कहाँ लगेगी, एप्लीकेशन, अब इसमें कुछ चीजें हाईलाइट करेंगे। सेम एपीलेट कोर्ट, सेम एपीलेट कोर्ट, डिफरेंट एपीलेट कोर्ट बट इन द सेम हाई कोर्ट। ओके, डिफरेंट हाई कोर्ट्स में है, तो तीन बातें हैं इसमें, ध्यान रखना गाइस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता ही है ये। चलिए गाइस आगे चलते हैं, अब आते हैं हम सेक्शन 24 की तरफ। 24 जो डील करता है दैट इज डीलिंग विद द जनरल पावर ऑफ द ट्रांसफर एंड विड्रॉवल। जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विड्रॉवल, जनरल पावर से ही समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे प्लेंटिफ भी लगा सकता है एंड डिफेंडेंट भी लगा सकता है एप्लीकेशन। ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, क्या लिखा है गाइस, ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज एंड आफ्टर नोटिस एनी पार्टी। ठीक है, प्लेंटिफ का डिफेंडेंट। सेकेंड इंग्रेडिएंट निकालेंगे, आफ्टर नोटिस देना पड़ेगा टू दी पार्टीज। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं ट्रांसफर करवाना चाहता हूँ दूसरी पार्टी को भी, तो मेरे को नोटिस भेजना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट करने आएगा। या विड्रॉल की बात कर रहे हैं, नोटिस टू द पार्टी एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, और दोनों पार्टियों को सुनने के बाद, दैट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है, ऑडी अल्टम पार्टम, ऑडी अल्टेरम पार्टम। गाइस आपको मेंस में भी मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। ठीक है, आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड, कोर्ट को लगता है भाई सुना जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, ट्रांसफर कर देंगे तो एक पार्टी को इनकन्वीनियंस भी हो सकती है, क्यों ट्रांसफर चाहते हैं, ऑफ इट्स ऑन मोशन। अब लेकिन अब कोर्ट को लगता है भाई ट्रांसफर किया जाना चाहिए विदाउट सच नोटिस, बिगर नोटिस के भी, लेकिन कोर्ट को ऑन मोशन यानी सुमोटो लग रहा है कि बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब ये जो सेक्शन 24 है डील करता है हाई कोर्ट से, हाई कोर्ट कर सकता है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यूज। ठीक है,
मे एट एनी स्टेज, स्टेज कौन सी है, एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा एनी पार्टी प्लांटेड फॉर डिफेंडेंट, कोई भी लगा सकता है एप्लीकेशन। नोटिस हैज टू बी सर्व टू द अदर पार्टी आफ्टर हियरिंग द बोथ द पार्टीज। बट अगर कोर्ट को ऑन मोशन पे सुमोटो लगता है कि नोटिस की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट को लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मामले को ट्रांसफर कर देना चाहिए या विड्रॉल कर देना चाहिए, तो ट्रांसफर की बात पढ़ते हैं। तो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है किसी भी सूट को, अपील को भी, या अदर प्रोसीडिंग को भी। ओके गाइस, सूट, अपील एंड अदर प्रोसीडिंग। पेंडिंग बिफोर, जो पेंडिंग है बिफोर इट, इट का मतलब हाई कोर्ट में ही वो पेंडिंग है। अभी हम पढ़ रहे हैं ए, जो हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पेंडिंग है, क्या कर सकती है उसको, फॉर ट्रायल, मुकदमा चलेगा ट्रायल, और डिस्पोजल टू द एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट को। अब हाई कोर्ट के नीचे कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकती है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कोई और सबऑर्डिनेट कोर्ट हो सकती है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको जाननी होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। कोर्ट ऑफ एडिशनल और असिस्टेंट जज शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे आएगी। यानी डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे कौन सी कोर्ट आ रही है, एडिशनल कोर्ट, एडिशनल, ठीक है, और असिस्टेंट जज। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो इन कोर्ट को, मामले को क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। किस चीज के लिए, मैटर को डिस्पोज ऑफ करे। हम हाई कोर्ट किसको भेजेगी, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भेजेगी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसको भेज सकती है, एडिशनल और असिस्टेंट जज को, नॉट सेशन जज। ठीक है, अभी हम सिविल प्रोसीजर कोर्ट की बात कर रहे हैं, सेशन जज नहीं है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एडीजी साहब जो होते हैं, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, वहां मैटर को ट्रांसफर किया जाएगा। बट अल्टीमेटली जिसको ट्रांसफर कर रही है कोर्ट, क्या वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट टू ट्राई एंड डिस्पोज ऑफ द सेम, बिल्कुल कॉम्पिटेंट होनी ही चाहिए वो भी, दैट द कोर्ट हैज टू बी कॉम्पिटेंट। ओके गाइस, कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां पे मैटर को ट्रांसफर कर रही है, सूट, अपील और प्रोसीडिंग, दैट द कोर्ट हैज टू बी, that the court has to be competent to dispose of the matter. At the same time, what do you mean by the proceeding? Proceeding के अंदर ये जो word लिखा है, it also includes proceeding for the execution of the decree or order. ये भी ध्यान रखिएगा। तो proceeding का यह मतलब क्या है, सूट, अपील और proceeding, that means कोई भी executing court के decree and order को लेकर भी, order and decree। ओके गाइस, तो हर चीज को रिलेट करके पढ़ना होता है, पूरा पढ़ना होता है। लॉ में एक एक कॉमा का मतलब होता है। ठीक है, ये तो हमने ट्रांसफर की बात पढ़ ली। अब हम बात करते हैं विड्रॉ। विड्रॉ मतलब वो जो मामला कहीं है वहां से हटा लेना। सो हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसी भी मामले को जो ऑलरेडी चल रहा है, पेंडिंग है, एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। अब यहाँ पर अब देखोगे, इट पेंडिंग बिफोर इट, अपने अपने मामले को थोड़ी ना विड्रॉ करेगी, किसी और के कोर्ट में जो मामला पेंडिंग है वो विड्रॉ करेगी, वहां से हटाएगी, विड्रॉ करेगी। पेंडिंग इन एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट, अब हटा तो लिया, करेगी क्या, भाई खुद डिस्पोज ऑफ कर सकती है, ट्राई और डिस्पोज ऑफ द सेम खुद कर सकती है, हाई कोर्ट खुद कर सकता है। नीचे से सबऑर्डिनेट कोर्ट से हटा लिया हाई कोर्ट ने, खुद डिस्पोज ऑफ करे। नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, और क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोजेबल टू एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अगर हटाया है तो उसके नीचे कौन सी कोर्ट है, या तो एक एडीजे साहब को दे देंगे वो, या असिस्टेंट असिस्टेंट जज को दे देंगे, एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रायल और डिस्पोज ऑफ से, लेकिन जिसको भी वो ट्रांसफर करेंगे वो कोर्ट भी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, या रीट्रांसफर कर सकते हैं भाई, जिससे हटा विड्रॉ किया था उसी को रीट्रांसफर करेंगे, द सेम फॉर द ट्रायल और डिस्पोज ऑफ द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज विड्रॉन। ठीक है भाई, वापस उसको दे देंगे भाई, रीट्राई करो। ठीक है, रीट्रांसफर कर देंगे भाई, वहीं से आप सुन लीजिए, हमने विड्रॉ किया था बट वी थॉट कि भाई यू कैन बेटर डिसाइड द केस, तो विड्रॉ किया, रीट्रांसफर कर देंगे। चलिए गाइस, आगे चलते हैं, अब समझते हैं। अब जिससे विड्रॉ किया या जिसको ट्रांसफर करा वो कोर्ट क्या करेगी, तो वेयर एनी सूट और द प्रोसीडिंग हैज बीन ट्रांसफर, जहां किया गया होगा,
जहां से हटाया गया होगा और उसके बाद फिर ट्रांसफर किया हो गया। द कोर्ट विच इज देयर आफ्टर टू ट्राई, जो उसके बाद सुनेगी मामले को या डिस्पोज ऑफ करेगी सच सूट को, प्रोसीडिंग को, में सब्जेक्ट टू द स्पेशल डायरेक्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई डायरेक्शन दी हो कि इस मामले को इस तरीके से डिसाइड कीजिए। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर, ईदर ट्राई इट और प्रोसीड फ्रॉम दैट पॉइंट, या तो वो रिट्राई करेगी, शुरू से कोई मामले को स्टार्ट करेगी रिट्राई, और प्रोसीड फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट वाज ट्रांसफर्ड, या वहीं से स्टार्ट कर लेगी क्योंकि ऑलरेडी कई सारी चीजें गवाहियां भी हो चुकी होंगी, तो वहीं से ट्राई ट्राई स्टार्ट कर लेगी फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, और विड्रॉल। ओके गाइस, तो ये चीज ध्यान रखना, ये तो अगर स्पेशल डायरेक्शन है तो उसको मानते हुए या तो रिट्राई करेगी या फिर सेम पॉइंट से स्टार्ट कर लेगी जहां से मैटर पेंडिंग था। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, द कोर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कोर्ट का मतलब क्या है, कोर्ट ऑफ एडिशनल और जज शैल बी डीम्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे माना जाएगा। प्रोसीडिंग में एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री एंड ऑर्डर भी इंक्लूड है। नाउ गाइस, द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर और विड्रॉल under this section from a code of small cause shall for the purpose of such should be deemed to be a code of small cause। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो कोर्ट ट्राई कर रही है सूट जिसको ट्रांसफर किया है विड्रॉ के अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट, कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट से लेकर कहीं और ट्रांसफर करा है फॉर द पर्पस सूट सूट। तो ऑफ कोर्स ही बात है, जब स्मॉल कोर्ट कोर्ट से मामला लिया है तो वो उसके नीचे अगर करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट ही होगी, डीम टू बी स्मॉल कोर्ट मान ली जाएगी, डीम टू बी। ठीक है, जहां पे मामला जाएगा द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड, जो भी मामला सुनेगी, जो ट्राई करेगी, आई मीन जिस कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विड्रॉन अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट से जो लिया गया होगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस, जब जहां पे वो मामला चलेगा उसको भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कोर्ट ही मान लिया जाएगा। नाउ एनी सूट ऑफ द प्रोसीडिंग में बी ट्रांसफर्ड, कोई भी सूट या प्रोसीडिंग ट्रांसफर की जा सकती है इस सेक्शन के तहत फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई। ये तो बहुत ही रीजनेबल बात है, जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है तो कोर्ट वहां से मामला उठाकर किसी भी कोर्ट को ट्रांसफर कर सकती है जो कॉम्पिटेंट होगी। ठीक है, तो सूट और प्रोसीडिंग में भी ट्रांसफर अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम एन कोर्ट which has no jurisdiction to try it। Okay guys, so this is section 24, जिसमें हमने ट्रांसफर विड्रॉल की बात करी। हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खुद अपने मामले को विड्रॉ करके आई मीन जो ऑलरेडी पेंडिंग है कहीं पे उसको खुद सुन सकती है, किसी मामले को अपने ही कोई पेंडिंग मामला उसको ट्रांसफर भी कर सकती है और विड्रॉल के केस में खुद भी सुन सकती है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी सेक्शन 24 में। चलिए आगे चलते हैं 25 की तरफ, जहां पे पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट के बाद भी सेक्शन 25 में पावर है मामले को ट्रांसफर करने की सूट को। तो ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, अब यहाँ पे भी वही बात है, एप्लीकेशन लगाएगी, कोई भी लगा सकता है चाहे प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज, नोटिस देना होगा दोनों पार्टीज को, आई मीन जिसने अगर एप्लीकेशन लगाई अपोजिट पार्टी को नोटिस, एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम, दोनों को सुनने के बाद, again audialtum partum, at desire to be heard, the supreme court may at any stage, अभी स्टेज भी हाई कोर्ट और मीन हमने जो सेक्शन 24 में भी एनी स्टेज की बात करी, यहाँ पे भी एनी स्टेज। if satisfied that order under this section is expedient for the end of justice, this is a very important term, end of justice, न्याय देने के लिए, end of justice। कई ऐसे मामले होते हैं ट्रांसफर करने पड़ते हैं, हम एप्लीकेशन लगाते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कि हमें न्याय चाहिए, बिकॉज वी थॉट कि यहाँ पे इस कोर्ट में न्याय नहीं हो पाएगा। ठीक है, अभी केस लॉ भी करेंगे। Therefore, I mean, because of the end of justice, ऐसा लगता है कि न्याय होने के लिए इसको ट्रांसफर किया जाना चाहिए। डायरेक्ट दैट एनी सूट और अपील ऑफ द प्रोसीडिंग बी ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, transfer from a high court or other civil court in one state to a high court or other civil court in any another state। तो हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में भी ट्रांसफर कर सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी ट्रांसफर किया जा सकता है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, मामला 30,000 में चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कह सकती है भाई इसको कड़कड़डोमा में भेज दीजिए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ओके गाइस, फेयर ट्रायल के लिए ऐसा होता है। वैसे क्रिमिनल लॉ में भी मैं बताता हूँ आपको, क्रिमिनल लॉ में भी ऐसा होता है। जाहिरा शेख अब्दुल्ला का जो केस है, जाहिरा शेख अब्दुल्ला बेस्ट बेकरी कांड में मामले को ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, गुजरात में मामला चला था ना, तो उसको ट्रांसफर किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर द फेयर ट्रायल। अभी सिविल की भी बात करेंगे तो सिविल में भी मामला ट्रांसफर होता है फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। ठीक है, फ्रॉम हाई कोर्ट और अदर सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू हाई कोर्ट। ठीक है, और अदर सिविल कोर्ट इन अदर स्टेट्स, तो दोनों चीज पॉसिबिलिटी है। एंड एवरी एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय द मोशन। ठीक है, एप्लीकेशन जब लगाई जाएगी तो दैट हैज टू बी इन द सपोर्टेड बाय द एफिडेविट। मेड बाय मोशन होगा एप्लीकेशन। आई मीन एक मोशन लगता है, आपने देखा होगा। आई मीन जो एप्लीकेशन में एक पेज सा होता है, उसमें नोटिस वगैरह का सारी एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, एंड इट हैज टू बी अलोंग विद द एफिडेविट के साथ होगा। नोटिस ऑफ मोशन होता है वो, ठीक है, अलोंग विद द एफिडेविट। द कोर्ट टू विच सच सूट अपील और द प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर, जिसको ट्रांसफर किया गया होगा, shall subject to any special direction, जो हमने ऊपर पढ़ा था 24 में, in the order of the transfer, either retry करेगी, दोबारा सुनेगी, or proceed from that stage, या उसकी मर्जी है वहीं से स्टार्ट करेगी, at which it was transferred to it, जिस स्टेज से उसको मामला ट्रांसफर किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पेशल डायरेक्शन दी है, ठीक है गाइस, तो वो उसको रिट्राई कर सकती है या प्रोसीड फ्रॉम द स्टेज एट विच इट वाज ट्रांसफर। तो ऑफ कोर्स ही बात है, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट की कोई डायरेक्शन होगी, दैट द सबऑर्डिनेट कोर्ट हैज टू कंप्लाई विद इट। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है इन डिसमिसिंग, यानी अगर कोई ऐसी फ्रिवलस या वैक्सीशियस एप्लीकेशन थी प्लेंटिफ की और डिफेंडेंट की, तो भाई तुमने सुप्रीम कोर्ट का टाइम भी तो खराब किया ना, तो आपको पे करना पड़ेगा। कितनी फीस होगी? तो दैट यू हैव टू पे 2000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, आपको पे करना पड़ेगा। पढ़ते हैं सेक्शन 25 का 4। इन डिसमिसिंग एनी एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन द सुप्रीम कोर्ट में, इफ इट इज ओपिनियन, सुप्रीम कोर्ट को लगता है दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रिवलस और वेक्सिशियस, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed। भाई ऑफ कोर्स ही बात है, सामने वाली पार्टी का भी टाइम खराब हुआ, उन्होंने भी अपना आई मीन एडवोकेट किया होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उनको 2000 रुपए देने पड़ेंगे इन द वे ऑफ कंपनसेशन। हु हैज अपोज द एप्लीकेशन सच सम नॉट एक्सीडिंग 2000 रुपीज। देखो एक चीज और है, कभी भी जब ये कंपनसेशन होता है या पेनल्टी होती है या फाइन होता है, इसका पर्पस ये नहीं होता प्रोबेबली मैक्सिमम केसेस में कि एक सामने से इंसान से लीजिए और दूसरे को रिच कर दीजिए। नो वन कैन बी अ रिच एट द कॉस्ट ऑफ अदर। तो ऐसे ही यहाँ पर कंपनसेशन का पर्पस ये नहीं कि बहुत ज्यादा दिया जाए, लेकिन कई बार कोर्ट ऐसा भी कंपनसेशन देती है टू सेट एन एग्जांपल, जहाँ एग्जाम्पलरी डैमेजेस दिए जाते हैं। वो टॉर्ट्स की बात है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट हियर, बट हियर 2000 रुपीज बहुत कम लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि भाई इससे तो हम 2 लाख रुपए ले लें और उस इंसान को अमीर कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। तो कॉस्ट बहुत एक रीजनेबल अमाउंट ही होता है, दैट्स नॉट टू मच हाई as it consider appropriate in the circumstances of the case। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट उस पे कंपनसेशन भी लगा सकती है कि 2000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अपोजिट पार्टी को। नाउ फिफ्थ क्या कहता है, द लॉ एप्लीकेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है, द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग। जो पहले हमने आई मीन जहाँ पर मामला चल रहा था, सपोज कीजिए मामला उत्तर प्रदेश में चल रहा था। ओके गाइस, उत्तर प्रदेश का मामला था, लैंड लॉस को लेकर था। ठीक है गाइस, लैंड लॉस को लेकर एक उत्तर प्रदेश में मामला था। तो वो जो मामला वहां चल रहा था, सूट अपील और प्रोसीडिंग, इस पे उत्तर प्रदेश की तो लॉ लगेंगे ना, लेकिन इस मामले को अगर ट्रांसफर कर दिया गया है दिल्ली में, तो क्या दिल्ली के लैंड लॉ लगेंगे क्या? हाँ जी गाइस, क्या दिल्ली के लॉज लगेंगे क्या? द आंसर इज नो। तो उस पे यूपी के ही लॉज लगेंगे, चाहे वो मामला दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया हो। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक बार। द लॉ एप्लीकेबल टू एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी द लॉ, वो कानून होंगे
which the court in which the suit, appeal or other proceedings was originally instituted ought to have been applied, वही अप्लाई होंगे। ठीक है, उन्हीं सूट पे जो ट्रांसफर हो गए अपील और प्रोसीडिंग। अब मामला सपोज करो दिल्ली, अब यूपी से दिल्ली भेज दिया, तो मामला कहाँ का था, सूट यूपी का, तो यूपी के लैंड लॉज लग रहे थे। बट अगर वो दिल्ली ट्रांसफर हो गया तो दिल्ली के लैंड लॉज थोड़ी ना लगेंगे, तो यूपी वाले लगेंगे। तो मामला बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, दिल्ली का लगा देंगे। तो कितना इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अब इसमें सेक्शन 25 में जैसे हम बात कर रहे थे, मामला कब ट्रांसफर होता है, कब विड्रॉ हो सकता है। तो ट्रांसफर की हम बात करें तो जैसे अगर एक जुडिशियल सेपरेशन बाय वाइफ ने एक मामला किसी स्टेट में लगाया है, जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में लगता है ना, हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, जुडिशियल सेपरेशन। और एक मामला लगा दिया उसने रेस्टिट्यूशन ऑफ द कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9 में, वो दोनों अलग अलग स्टेट में लगा दिए, टू डिफरेंट कॉन्फ्लिक्टिंग डिग्रीज आ जाएंगी। ठीक है, कन्फ्लिक्टिंग डिग्री आएगी ना, तो अब उससे क्या फायदा होगा, टू कन्फ्लिक्टिंग डिग्री आएगी तो कौन कैसे मानेगा, एक सेपरेट कराने की बात कर रहा है, एक रेस्टिट्यूट कराने की बात कर रहा है, तो दैट इज कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस आ जाएंगे। तो क्या इसको ज्वाइन और कंसोलिडेट किया जा सकता है? अरे बिल्कुल किया जा सकता है। तो ऑनरेबल कोर्ट, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट इसको कंसोलिडेट कर देगा, ज्वाइन कर देगा, एक मामले को उठा के दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। दैट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ गुडा विजय लक्ष्मी वर्सेस गुडा रामचंद्र शास्त्री in the year of 1981. This is the one of the best and the clean example of the transfer the suit. Okay guys, बिल्कुल क्लब कर दिया जाता है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, किसी भी स्टेज पे हो सकती है एप्लीकेशन, ये लगाई जा सकती है, एंड द कोर्ट हैज टू रिकॉर्ड द रीजन। देखो ये एक्सपेक्ट करते हैं हर एक कोर्ट से कि कोई भी कोर्ट रीजन डिसीजन देगी। ठीक है, रीजन डिसीजन। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट भी हमेशा वैसे जब भी जजमेंट देती है, जो भी डिसीजन देती है, वो रीजन डिसीजन ही होता है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं कुछ और केस लॉज देखते हैं, समझते हैं चीजों को। अब ग्राउंड ऑफ ट्रांसफर, क्या क्या आधार हो सकता है ट्रांसफर का? दैट इट हैज टू बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय होना चाहिए, पूर्ण न्याय होना चाहिए, फेयर ट्रायल होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, लग रहा है कि वहां पे कोई बायसनेस हो रही है। ठीक है, बायसनेस हो रही है कि भाई जो जिस कोर्ट में मामला चल रहा है वो वही कोर्ट है जिसमें पहले कभी मैं हमें कुछ कोई रिलेटिव मेरा उनका डिफेंडेंट का है, प्लेंटिफ का जज है, तो फेयर ट्रायल कैसे होगा? दैट कुड बी द वैलिड ग्राउंड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस। फेयर ट्रायल हम एक्सपेक्ट करते हैं। नाउ द बैलेंस ऑफ द कन्वीनियंस, दैट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट। कई बार ऐसे ग्राउंड्स आते हैं कि भाई प्रॉपर्टी सिचुएटेड यूपी में है, दोनों पार्टी भी यूपी में रहती हैं, तो व्हाई द मैटर हैज टू बी, चलो एक पार्टी रहती है, सारी पार्टी वहां रहती है, क्या नाम है, यूपी में ही रहती है, तो दिल्ली में मामला चला के क्या फायदा, काफी लंबा आई मीन द प्रॉब्लम भी आती है। तो इन सब कन्वीनियंस को देखते हुए कोर्ट कर सकती है ट्रांसफर मामले को। बट ऐसा नहीं है कि जनाब मैं बहुत दूर से आता हूँ, दैट इज नॉट अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर द ट्रांसफर। आपको आना पड़ेगा, इफ यू देयर वाज सम कॉज ऑफ एक्शन अगेंस्ट यू, दैट यू हैव टू कम बिफोर द कोर्ट। और नाउ द थर्ड वन इज एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ दैट वॉन्ट गेट जस्टिस। अगर किसी पार्टी को ऐसा लगता है कि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिल पाएगा, तो ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन द सुप्रीम कोर्ट, एंड देन द कोर्ट इफ थिंक फीजिबल, कोर्ट को लगता है वाकई में कुछ प्रॉब्लम है, देन द मैटर कैन बी ट्रांसफर्ड। बट द बर्डन वुड बी ऑन दैट पर्सन हु इज कमिंग बिफोर द कोर्ट। उसको बताना पड़ेगा भाई तुम्हें न्याय क्यों नहीं मिल पाएगा, व्हाट इज एग्जैक्टली द ग्राउंड, एंड टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सूट। जैसे अभी हमने देखा एक मामला चल रहा था मीन सेक्शन 10 में, और एक मामला चल रहा है सेक्शन 9 में, अलग अलग कोर्ट में दो सूट हो गए, भाई क्लब कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, एक ही कोर्ट में सुन लिया जाएगा। ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा ना जुडिशियल सेपरेशन का और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, बेटर टू क्लब इट to avoid the multiplicity of the suit. And then we have these are the valid ground for the transfer, but Supreme Court कब मना कर सकती है, it would be insufficient ground। कब? जैसे केस है सुब्रमण्यम स्वामी वैसे रामकृष्ण हिज। ठीक है, इट वाज अ केस आई मीन जहाँ पे ये ग्राउंड दिया गया, ये दलील दी गई कि भाई जो दूसरी पार्टी है इट इज अ मैन ऑफ इन्फ्लुएंस, काफी दबदबा है उनका अपने स्टेट में, तो मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। अरे ये क्या बात हुई, दैट्स नॉट अ वैलिड ग्राउंड। तो इन दैट सिचुएशन यू वोंट गेट ट्रांसफर दिस केस। ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ द ट्रांसफर इज नॉट अपीलेबल, ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
आई होप ये आपको केस समझ में आ गए होंगे। अभी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर अवेलेबल नहीं होता है भाई, क्यों अवेलेबल नहीं है इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, जो शांति कुमार वर्सेस होम इंश्योरेंस कंपनी में कहा गया। शांति कुमार वर्सेस होम इंश्योरेंस कंपनी क्या कहा गया, व्हाई इट इज नॉट अपीलेबल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया या हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया है तो क्या अपील करेंगे? भाई अपीलेबल इसलिए नहीं होगा बिकॉज नाइदर बिकॉज ऑफ द रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसफर एप्लीकेशन नाइदर अफेक्ट द मैरिट्स। क्या इससे केस पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? नाइदर अफेक्ट द मैरिट्स ऑफ द कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज, ठीक है, नॉट टर्मिनेट और डिस्पोज ऑफ द सूट। सूट खत्म थोड़ी ना हुआ, जो कोर्ट है भाई, कोर्ट के जो भी कंडक्ट है, कोई भी एक्ट है, हम ये मान के चलते हैं कोर्ट ऑलवेज गिव अ जस्टिस टू यू। ओके गाइस, वो बात अलग है, कई बार कोर्ट के डिसीजन ऊपर जाकर रिवर्स हो जाते हैं, डजंट मीन कि नीचे वाले कोर्ट ने आपके साथ पक्षपात किया है। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं होता कि देयर मस्ट बी अ वेरी स्ट्रांग एंड कॉजेंट रीजन फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द केस। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे को डर लगता है यहाँ पर, यहाँ मामला सही नहीं चलेगा, इस ग्राउंड पे नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अपीलेबल। ओके गाइस, तो ये जो हमने पढ़ा अभी, हमने सेक्शन 21, 22, 23, 24, 25 यानी लगभग 5 से 6 सेक्शन किए, 21 बी भी किया है। ओके गाइस, तो एक बार मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया। दैट वी हैव कवर्ड सेक्शन 21 ऑब्जेक्शन टू द जुरिसडिक्शन, किस ग्राउंड पे होगा, प्लेस ऑफ सुइंग, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट एंड आई मीन ऑब्जेक्शन जो है, ये हम सेक्शन 21 के प्लेस ऑफ सुइंग पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट को लेकर या पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन को लेके ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा डिफेंडेंट, पहले लगाना चाहिए था, बार बार नहीं लगेगा, 21 हमने किया। ऐसे ही ऑब्जेक्शन जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे भी पहले लगाना चाहिए था, नहीं लगाया तो बार बार नहीं लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। 21 we have covered with the case laws, 21 we have covered जहाँ पे completely बार करता है, कोई सूट फाइल नहीं किया जाएगा सेटिंग असाइड के लिए, ऑन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग को लेकर। ठीक है गाइस, फिर हमने ट्रांसफर की बात करी, ट्रांसफर एंड विड्रॉवल, दैट इज सेक्शन 22 एंड 23 पर्टिकुलरली डीलिंग विद द, जहां पर डिफेंडेंट को अधिकार है कि वो एप्लीकेशन लगाएगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द सूट। ठीक है, और रही बात आगे हमने जो पढ़ा सेक्शन 23 में किस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी ट्रांसफर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 23, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आते ही हैं। एंड देन वी हैव कवर्ड जनरल पावर ऑफ द ट्रांसफर एंड द विड्रॉवल, जहाँ पे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पावर है मैटर को ट्रांसफर और विड्रॉ करने की भी। एंड लास्टली वी हैव कवर्ड द पावर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द सूट, कैसे ट्रांसफर करेगा विद द लीडिंग केस लॉज हमने समझ लिया है। ओके गाइस, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, वी हैव कवर्ड टिल 25। आने वाले लेक्चर में हम प्लेस ऑफ आई मीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, कैसे इन सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, जिसमें हम ऑर्डर्स की भी बात करेंगे। ओके गाइस, और पार्टीज टू द सूट जो होंगी वो भी ऑर्डर्स की हम उसमें बात करेंगे, देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। तो साइमल्टेनियसली हम क्या कर रहे हैं, अभी तो सेक्शन हम मैंने कवर किए 25 तक, अब हम सेक्शंस के साथ साथ हम ऑर्डर्स को भी कंपाइल करते हुए चलेंगे, क्योंकि हम प्रोसीड करेंगे टुवर्ड द फाइलिंग ऑफ द प्लेंट। प्लेंट कैसे फाइल होगी, पहले उससे पहले पार्टीज ऑफ द सूट कौन कौन होंगी, ये सारी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, आने वाले लेक्चर पीछे की तरह ही काफी इंपॉर्टेंट होंगे, तो आप स्टे ट्यून विद द ऑलिव बोर्ड फॉर फर्दर वीडियोस। ओके गाइस एंड टेक केयर, आई होप यू आप नोट्स बना ही रहे होंगे। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर।